माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप लोग? तो आई गेस यू आर डूइंग गुड। एंड भाई कल ना मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, अब मैंने पोस्ट किया था, उसमें मैंने लिखा था कि 30 क्वेश्चंस लगा देना स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो भाई आई थिंक वो भी लगा लिए होंगे आपने। तो भाई एक जल्दी से काम कर देना फटाफट से, इस लेक्चर के तुरंत बाद मुझे व्हाट्सएप या मेल पर अपना होमवर्क सेंड कर देना। ओके चलिए स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई आज ना मतलब आज हमारी स्टोरी का जो हीरो है ना, आज हम फाइनली उसका वेलकम करने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, सो कौन है हीरो? क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई थिंक यू आप भी होंगे, है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट्स, डिड यू रिमेम्बर कि आई जस्ट टेल यू वन थिंग अबाउट कि मैंने आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का बोला था, याद है आपको? क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा तो याद हो गई ना? जल्दी बोलो किस किस को याद है। तो भाई ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, ये ना आपको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जैसे मैम फॉर एग्जांपल भाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे बॉल हो गई, प्लैनेट्स हो गए, इन सभी के मोशन के बारे में इसने आपको बताई थी कि क्या स्पीड होगी, क्या रेडियस होगा, हर चीज के बारे में इसने कमेंट किया था। बट स्टूडेंट्स ये मैक्रोस्कोपिक के बारे में तो कमेंट कर पाया था, बट बच्चे ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, जो कौन होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट? जिनको हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूक्लियाई और मॉलिक्यूल। बच्चे इनका मोशन के बारे में ये कुछ भी कमेंट नहीं कर पाया था। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसने ना पार्टिकल के या मैटर के डुअल बिहेवियर को कंसीडर ही नहीं किया। व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज इसने डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर ही नहीं किया था। किसने? स्टूडेंट्स क्लासिकल मैकेनिक्स ने। अब मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? देन बी वेलकम, क्योंकि देखो क्लासिकल मैकेनिक्स जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया था, है ना? आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे अगर आप मेरे साथ लेक्चर 1 से जुड़े हो तो। लेकिन बच्चे क्लासिकल मैकेनिक्स उसको फुलफिल नहीं कर पाया था, तो भाई इसीलिए मेरे को किसी और की नीड थी। तो मैंने किसको वेलकम किया? तो आई वेलकम आवर स्टोरीज हीरो, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो फाइनली मैं किसको बुला रही हूँ? क्वांटम मैकेनिक्स को। बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स ने ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का जो मोशन था, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, सबके बारे में कमेंट किया। एंड मतलब मुझे बताया उसने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में भी। क्यों क्यों मैम? क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाया, लेकिन क्वांटम ने कैसे कर दिया? तो भाई क्वांटम ने ड्यूअल बिहेवियर को कंसीडर किया था, या ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया था। दैट इज व्हाई quantum model was able to explain like motion of microscopic particles. Okay, इतनी चीज क्लियर है? क्लियर है बच्चे। ये जो क्वांटम थी ना, क्वांटम मैकेनिक्स को देने वाले दो बड़े खास लोगों के नाम बताती हूँ आपको। एक तो है श्रोडिंगर, याद है ना? श्रोडिंगर का तो पढ़ा था भाई, है ना? श्रोडिंगर तो पढ़ा चुकी हूँ। एक तो था आपका श्रोडिंगर एंड एक है आपका हिजेनबर्ग, है ना? हिजेनबर्ग और श्रोडिंगर। ठीक है चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए ये जो दोनों थे ना, इन्होंने माना था कि भाई हाँ, जो भी आपका पार्टिकल है वो पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही, लेकिन वो वेव नेचर भी शो करेगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूं, तो उसने बोला इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, लेकिन वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। अब क्योंकि भाई वेव है, तो वेव के रिस्पेक्ट में हम एक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसने जो श्रोडिंगर, फिलहाल मैं किसकी बात कर रही हूँ, चलो आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। तो भाई आई एम जस्ट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट श्रोडिंगर। बोलो मेरे साथ 5 बार, किसकी बात कर रही हूँ? श्रोडिंगर, 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 श्रोडिंगर। तो भाई श्रोडिंगर जो था, आई मीन चलो उनको थोड़ी ना इज्जत देते हैं, ऐसे नहीं बोलते जो था भाई इतना बड़ा काम किया है, तो बोलते हैं जो श्रोडिंगर थे। तो स्टूडेंट्स जो श्रोडिंगर थे, इन्होंने एक मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन दी थी। क्या मान के? फिलहाल मान लो इलेक्ट्रॉन एज अ वेव। उन्होंने ये बोला था कि देखो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है ही, लेकिन वो वेव भी है, तो हर वेव की कुछ इक्वेशन होगी। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी। भाई ये बड़ा ही टफ, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग पार्ट था। मतलब इन्होंने सालों साल पढ़ाई की थी। और अगर आप कहो ना कि अभी मैं आपको एक इक्वेशन दिखाऊंगी कि आप ये देख लो भाई, ये रही इक्वेशन आपके सामने बैठी है, ये रही देखो भाई, ये इक्वेशन दी इन्होंने। अब मैम ये इक्वेशन आई कैसे, आप भी बताओ, पता है आपको?
मैं जब अपने मास्टर्स में थी, जब मैंने मास्टर्स किया भाई, मेरे को ना 2 साल इस इक्वेशन को समझने में लग गए थे, है ना। तो ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है, इतनी आसान चीज नहीं है कि आप ऐसे ही मैं आपको बता दूं और आप अभी इस लेवल पे, क्योंकि आप यार अभी बहुत छोटे हो, अभी 11th और 12th में तो, और आप इसको समझने कैपेबल ही नहीं हो अभी, ठीक है। और ना ही आपसे आईआईटी पूछेगा, ना ही आपसे नीट पूछेगा, ना ही किसी प्रकार का बोर्ड वोर्ड, कुछ नहीं आएगा। आप तो बस जो आपको बता रही हो ना, मेरे को फॉलो करो, और आप बस जो बता रही हो उतना सुनो मेरी बात, ठीक है। तो भाई ये जो इक्वेशन है आपकी, ध्यान से सुनना भाई, ये जो इक्वेशन है क्या है, ये इक्वेशन देखो, देखो, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसी तरीके से जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर जाई बराबर 0। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया कि मैम ये जाई ये सब आप क्या ही बोल दे रहे हो बार 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 बार। बच्चे ध्यान से सुन लो, एक चीज बताती हूँ क्या है बच्चे, यहाँ पे तो आपका जो जाई है, क्या ये वाला जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ना स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, वेव फंक्शन। या फिर आप ऐसे समझ लो कि कोई आपकी वेव है, ये आपकी एक वेव है। तो स्टूडेंट्स याद करो, शुरू में ही बताया था कि वेव का एक एम्पलीट्यूड होता है, याद है आपको। हाँ, तो भाई इस वेव का एम्पलीट्यूड मैम कहाँ है, दिखाना, ये रहा ना, देखो ये रहा इसका एम्पलीट्यूड। तो भाई यही जो इसका डिस्टेंस है, दैट इज द एम्पलीट्यूड, जिसको हम किससे दिखाएंगे बेटा, ए से दिखाते हैं। समझ गए बात को। हाँ, अब ध्यान से सुनो, ये जो किसी वेव का बच्चे, जो किसी वेव का एम्पलीट्यूड है, यही होता है वेव फंक्शन। क्या होता है ये वेव फंक्शन। अभी ना मैं आपको पूरा फील करा दूंगी कि वेव फंक्शन क्या है, बस थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहो, मुझे सुनते रहो, ठीक है। प्लीज गिव मी अनदर 20 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल अबाउट वेव फंक्शन, ठीक है। चलो, आज आई थिंक ये तो बात समझ में आ गई होगी कि वेव फंक्शन क्या होता है। अब भाई मैम यहाँ पे ना देखो, ई भी है और वी भी है, पहले आप ये बताओ कि ये क्या है। तो स्टूडेंट्स ई होता है क्या, मेरी टोटल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इंक्लूडेड है। सो दिस इज माय बेटा टोटल एनर्जी। देन वी हैव वी। तो स्टूडेंट्स वी क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए बात को, है ना। ये देखो, ये सारी चीजें मैंने ना ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है, तो आप देख लेना। चलो अभी आगे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, ध्यान से सुनो भाई। क्या हुआ, लेट मी जूम इट। ये आपको दिख रहा है ऐसे, देखो, डेल अपॉन डेल जेड प्लस डेल अपॉन डेल वाई। काम करते हैं, मैं ना लिख कर समझा देती हूँ, फिर बाद में रब कर दूंगी, वो जो मैं समझा रही हूँ वो यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो भाई एक ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्या हुआ, जैसे डेल डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल, सॉरी नॉट, ये आएगा जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। बच्चे अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें ना हमने क्या बोला कि अगर आप फिलहाल यहां से क्या हटा दो, भाई यहां से आप हटा दो ये जाई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस कंप्लीट इक्वेशन इज माय व्हाट, इट इज माय लैप्लेशियन ऑपरेटर। क्या है बेटा, ये मेरा लैप्लेशियन ऑपरेटर। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बोली, मैंने कहा यहाँ से ना ये स्क्वायर भी हटा दो 2 मिनट के लिए। जब आप यहाँ से बेटा ये स्क्वायर हटा दोगे ना, ये देखो बच्चे स्क्वायर हटा दो, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगी, नैबला ऑपरेटर, है ना। जब स्क्वायर हटा देते हो तो ये क्या बन जाता है, मेरा नैबला ऑपरेटर, ठीक है। चलो, नेबुला ऑपरेटर, जैसे आप, व्हाट इज नेबुला ऑपरेटर, दिस इज योर नेबुला ऑपरेटर, ठीक है। ये स्पेलिंग है, देख लो एक बार, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा जो मैं लिख रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा नेबुला और लैप्लेशियन। अच्छा, क्या हुआ, जो आपका वो लैप्लेशियन ऑपरेटर था, एक बात बताओ, जो मेरी ओवरऑल इक्वेशन थी, दैट वाज माय दिस, है ना। हाँ, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस में 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी जाई और अपॉन में एच स्क्वायर बराबर 0। मैंने बोल दिया, मैंने कहा इतने पार्ट को लिख लो। जो लैप्लेशियन ऑपरेटर है ना, लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बोला कि लैप्लेश, इसको ऐसे लिखकर और जाई ले लो बाहर, इतने पार्ट को बच्चे मैंने ऐसे दिखा दिया। और मैंने फिर क्या बोला, मैंने कहा जो बाकी का पार्ट है ना, ये देखो, इसको आप इस तरीके से लिखो, एच स्क्वायर और जाई और ये 0।
अब बच्चे यहाँ पे क्या किया, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो भाई यहाँ से आपको मिलेगा ई जाए बराबर एच जाए। एक्चुअली आपकी एनसीईआरटी ने तो ये कुछ भी नहीं बताया, मतलब मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी ने क्या क्या नहीं बताया। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी ने आपको इसके बारे में कोई कमेंट ही नहीं किया, किसके बारे में, इस इक्वेशन के बारे में नहीं बताया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लैप्लेशियन एंड दिस। उसने बस आपको ये बोला है कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको फाइनल में ये पार्ट मिलता है, बस इतना लिखा है जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। अब मैं आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई यहाँ पे E क्या है, तो E है क्या, मेरी टोटल एनर्जी, है ना। और ये जो आपका जाई है बच्चे, ये जो है, ये जो सिंबल है ना जाई, ये है क्या आपका वेव फंक्शन। एंड स्टूडेंट ये जो H है ना, दिस इज योर क्या, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो सब ना इधर लिखा है, ये देखो H क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो भाई देखो जो मैंने वहां सॉल्व किया सब यहाँ लिखा है, इसलिए फाइनली मैं ना इसको यहाँ से तो मिटा दे रही हूँ। ठीक है, हाँ चलो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बच्चे। अब आपके मन में ना एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो जाई है एक्चुअल में ये है क्या। देखो ये ई जाई बराबर एच जाई, कुछ के मन में आ रहा होगा कि मैम इस जाई को जाई से कैंसिल कर दो तो ये ई बराबर हो गया एच। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जाई आपका एक ऑपरेटर है। क्या आप कभी भी dx बाई dy बराबर कुछ, अगर कुछ है कि भाई dx अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, क्या आप कभी यहाँ से d से d कैंसिल करते हो, नहीं करते। क्योंकि जिस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को कैंसिल नहीं करते तो इस जाई को भी आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्या है वो इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास आता है कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई किसी इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करते हो, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करते हो किससे, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू। क्यों, सुनो पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मैंने आपको जाई समझाया है स्टूडेंट्स, ये जो जाई है आपका, ये है क्या आपका वेव फंक्शन। ये जाई क्या है, वेव फंक्शन। बच्चे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है, ऑल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे सपोज कि आपका ना आप हो और आपका कोई दोस्त है। अब आपको उस दोस्त के साथ उसके घर पे जाना है, तो किसी ने बोला कि भाई वो रहता है मेरठ में, लेकिन आपको नहीं पता कि भाई मेरठ में कहाँ, तो क्या आप उसके घर जा सकते हो, नहीं जा सकते। तो सपोज इलेक्ट्रो, तो बच्चे क्या हुआ कि इलेक्ट्रो उस दोस्त को अपने घर जाना है, उसके अपने दोस्त के घर जाना है, उस लड़के को अपने दोस्त के घर जाना है। वो जो दोस्त का जो घर है ना भाई, मैंने उसे क्या दे दिया, उस दोस्त के घर का गूगल मैप, कि भाई ये ले उसके घर का गूगल मैप। तो भाई उस गूगल मैप के अंदर उस दोस्त की घर की सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन से राउंड अबाउट, कौन से चौराहा, कैसे जाना है। तो स्टूडेंट वो जो दोस्त मैंने बोला, अभी उस दोस्त को मान लो इलेक्ट्रॉन, और वो जो गूगल मैप है उसको मान लो वेव फंक्शन। तो आई थिंक फील आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन और वेव फंक्शन होता क्या है, समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन क्या है। भाई इलेक्ट्रॉन इज योर सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन उसके सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि गूगल मैप के पास अब उसके दोस्त की सारी इंफॉर्मेशन है, उसके एड्रेस की, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, वेव फंक्शन। मैम इंफॉर्मेशन क्या, बच्चे इंफॉर्मेशन को आप तो ऐसे समझो कि भाई उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, और वो न्यूक्लियस के अराउंड कितने डिस्टेंस पे या किस रीजन में पाई जाने की उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की कौन रखता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन की जाई, वेव फंक्शन के पास। समझ गए इतनी बात, हाँ। अब स्टूडेंट ये जो उसका वेव फंक्शन है, हर इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है बच्चे, इस वेव फंक्शन के अलग अलग मतलब इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। जी हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करती है। जैसे आपके पास दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, एक तो आप पढ़ते हो क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक पढ़ते हो स्फेरिकल। बच्चे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस पे और हम इनको मान के चलते हैं, तो इसीलिए हम इनका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, या इनको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप बोल सकते हो। जिस तरीके से भाई, जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैं ना आपको बना के दिखाती हूँ, देखो
सपोज मेरा ना कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा है ना, ये दिस इज माय फाइनल पार्टिकल। तो बच्चे मैंने कहा कि आप ना ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करो, कर ली। मैंने कहा कि अगर यहाँ पे पार्टिकल रखा है तो यही डिस्टेंस है मेरा r, यही क्या है r। बच्चे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे r, थीटा और फाई लाई करते हैं, और कार्टेशियन के अंदर आपको पता ही है x, y और z लाई करते हैं। तो ये तो मैंने बोल दिया r। अब बात आती है थीटा। मैम थीटा कहाँ पे है? तो बच्चे आप क्या करो कि ये सपोज मैंने बोला x, ये बोला y और ये z, तो r के साथ ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, z एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है, याद रखना जिस एक्सिस को बोल रही हूँ, z एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है बेटा, दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय थीटा। अब बात आती है मैम फाई क्या होता है? तो बच्चे आप इस ये जो पॉइंट है, आप इसका प्रोजेक्शन बना लो एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। और बच्चे अब आप इस पॉइंट का ना ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करो, तो इस लाइन का और इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है बच्चे, इसे क्या बोलते हो आप? फाई बोलते हो। अब मैं आपको बोलूं, मैंने कहा भाई ये तो z को दिखा रहा है, ये y को दिखा रहा है और ये x को दिखा रहा है। मैंने कहा मुझे ना z बता दो कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे? मैम देखो अगर ये r है ना तो ये तो हो गया, देखो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, एक सेकेंड। हाँ मैंने बोला ये तो r है, मैंने कहा ये हो गया क्या, वेक्टर्स पढ़ा है ना, पढ़ा थोड़ा सा तो आता होगा। ये हो गया r साइन थीटा, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? r साइन थीटा। तो ये कौन सा हो गया? r cos थीटा। तो भाई z किसके बराबर है? तो z बराबर है r cos थीटा। क्या आई होप ये चीज समझ गए होंगे। इसी तरीके से बच्चे x निकालोगे तो x आएगा r साइन थीटा cos थीटा, और y निकालोगे तो y क्या आएगा? r साइन थीटा साइन फाई, है ना। तो ये मेंस और नीट लेवल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट एडवांस के लिए हाँ मे बी थीटा देके पूछ लेगी, बताओ z की वैल्यू, x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट नीट और मेंस। चलिए बच्चे, अभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्टूडेंट्स जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको ना जाई वेव फंक्शन मिलते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज कि आपने ना कोई इक्वेशन सॉल्व करी है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करी है, तो जैसे सपोज एक्स स्क्वायर बराबर है 4, तो एक्स की क्या है? दो सॉल्यूशन मिलेंगे, +2 और -2। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक्स इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करके दो सॉल्यूशन मिले बच्चों, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो मल्टीपल सॉल्यूशन मिलते हैं। एंड जैसे यहाँ पे तो x की वैल्यू पता चली है बच्चे, वहां पर क्योंकि श्रोडिंगर की जो इक्वेशन थी उसमें जाई वेव फंक्शन इंक्लूडेड था, तो बच्चे आपको मल्टीपल वेव फंक्शंस आपको ऑब्टेन होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मल्टीपल वेव फंक्शन बच्चे आपको वहां पे मिलते हैं जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। समझ गए इतनी बात? हाँ, तो भाई ये जो श्रोडिंगर है ना, मतलब जब आपने देखा कि यहाँ से बहुत सारे जाई वेव फंक्शन मिले, तो पता चला कि जो इसका वेव फंक्शन है या जाई है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, रुको एक सेकेंड, आर थीटा एंड फाई। जी हाँ बच्चे, जो वेव फंक्शन है ये किस किस का फंक्शन है? ये किस किस पे डिपेंड करता है? आर थीटा और फाई। बच्चे कैन आई राइट इट लाइक कि इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, और कैन बी राइट इट लाइक इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। ऐसे अलग अलग करके तोड़ तोड़ के लिख लो। हाँ, तो बच्चे इसी को अपन क्या बोलते हैं? इतने पार्ट को इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ फटाफट। इसको बोलेंगे रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। क्या है ये? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। अच्छा, WF मतलब वेव फंक्शन। एंड मैम फिर ये क्या है? ये वाला पार्ट कौन से वाला? ये वाला। तो बच्चे इसको बोलेंगे क्या? एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का स्टूडेंट्स एंगुलर पार्ट। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि जो मेरा एक वेव फंक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो रेडियल पार्ट और एक है एंगुलर पार्ट। एक तो है बेटा रेडियल पार्ट और एक क्या है मेरा? एंगुलर पार्ट। याद रहेगा? हाँ, चलो अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन, SE का मतलब क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टूडेंट्स मैंने इस श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। बच्चे याद है इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो वहां पे आपको कांस्टेंट भी मिलते हैं, है ना। तो बच्चे जैसे इंटीग्रेशन करने पर आपको कांस्टेंट्स मिलते हैं,
वैसे ही बच्चे जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो बच्चे यहाँ पे भी आपको क्या मिलते हैं, कॉन्स्टेंट्स मिलते हैं, है ना। यू गेट, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो यू गेट कॉन्स्टेंट्स, एंड स्टूडेंट्स यही कॉन्स्टेंट्स मेरे क्या है, दीज आर माय एन, एल एंड एम। ओ माय गॉड यार, यही तो क्वांटम नंबर्स है। मतलब यार, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको कुछ कांस्टेंट्स मिलता है, और इन्हीं कांस्टेंट्स को मैंने क्या नाम दिया, एन, एल और एम। क्या नाम दिया, एन, एल और एम, राइट। हाँ, अच्छा एक बात और बताती हूँ, ये जो n है ना, इसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। और ये जो l है ना स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है क्या, 0 से लेके n-1 तक, एंड m की जो वैल्यू होती है दैट इज -l से लेके +l तक। क्लियर है बात। हाँ, अभी डोंट वरी, मैं इसको डिटेल में हर चीज एक्सप्लेन करूंगी, है ना। अभी फिलहाल शॉर्ट में बता रही हूँ, इतना सुनो। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी मैंने आपको रेडियल पार्ट बताया था ना, ऊपर ही चल लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ना ये बताया था कि भाई इसको रेडियल पार्ट बोलते हैं। भाई ये जो एफ आर है ना, ये रेडियल पार्ट होता है स्टूडेंट्स, और इसी को हम एक और तरीके से लिखते हैं, ये इस तरीके से आर आर करके। तो ये भी क्या है, ये भी आपका रेडियल पार्ट है, याद रखना, ठीक है। हाँ, तो भाई बताओ, इंटीग्रेट करके आपको क्या मिले, एन एल एम। स्टूडेंट्स इन्हीं एन एल एम को अभी आगे जो मैं बताऊंगी ना, इन्हीं को नाम क्या दिया गया, क्वांटम नंबर्स। क्या नाम दिया गया बच्चे, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। चलो, अब एक बात और है समझने वाली, देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बच्चे मैंने आपको जाई पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, जाई। जाई क्या है, इसको अपन वेव फंक्शन बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। बच्चे इसको एक और नाम से बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या नाम है इसका, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। अब ना एक बात आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताती हूँ कि भाई जब आप देखो, भाई इस वेव फंक्शन का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, कि कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप इससे कुछ इंटरप्रेट कर लो, नहीं, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स इसका अगर आप स्क्वायर कर दो तो अब इसका फिजिकल सीक्वेंस सिग्निफिकेंस भी है। और क्या है मैम इसका मतलब, बच्चे जाई स्क्वायर का मतलब है एक्चुअली इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं जाई स्क्वायर को बच्चे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मैम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज द actually it is the volume where you know it is the region where the possibility of finding an electron is maximum, ठीक है, the region where probability of finding an electron is maximum. तो स्टूडेंट दिस इज माय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। हाँ बच्चे, ऐसे भी बोल सकते हो आप इसको, ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो आप इसको, और प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो भाई मैंने आपको क्या चीज समझाई, अब मैं इधर लिख रही हूँ कि जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है दैट इज जाई स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं आपको कहती हूँ, मैंने कहा एक काम करो, प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी, तो मैम आप कहोगे मैम इट्स सो सिंपल, जाई स्क्वायर डॉट डीवी। अगर छोटा वॉल्यूम है तो मैंने डीवी मान लिया, और अगर इंटीग्रेट करना है तो मैं ऐसे करके निकाल लूंगी, है ना। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, जाई स्क्वायर एंड डीवी, ठीक है, जाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डीवी, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। दिस विल गिव यू व्हाट बच्चे, दिस विल गिव यू प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ चलो, अभी मैं आपको एक बात और इंटरेस्टिंग सी बताती हूँ स्टूडेंट्स। अभी क्या हुआ भाई, बड़ी अच्छी सी बात हुई कि मैंने बोला कि चलो मैं ना एक्स वाई और जेड बना रही हूँ, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। मैंने कहा किसी इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, सपोज ये वाला है, ये जो ब्लू वाला है ना, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
मैंने कहा कि जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपको उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, जिसको बोलते हैं जाई स्क्वायर। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है ना, क्या बोल रही हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जाई स्क्वायर डीवी, है ना। ये देखो, तो सपोज ये येलो वाला क्या बता रहा है, जाई स्क्वायर डीवी। ये देखो, इतने सारे रीजन में किसी एक ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ये येलो वाला रीजन बता रहा है, एंड दिस इज योर जाई स्क्वायर डीवी विच इज द प्रोबेबिलिटी। तो भाई ये देखो, कुछ कुछ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, येलो येलो पार्ट। बच्चे अब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, कि ये जो आपका जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप वहां पे जो भी शेप दिख रही है आप उसको डार्क कर लो। इसी को बोलते हैं सरफेस बाउंड्री डायग्राम, सरफेस बाउंड्री डायग्राम। बच्चे उन्होंने बोल दिया कि ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नियरली 90% होती है, उस रीजन को, या स्टूडेंट्स रीजन ना बोल के बोल दो कि उस वॉल्यूम को हमने एक नाम दिया, एंड दैट इज व्हाट, ओ माय गॉड, दैट इज योर ऑर्बिटल, दैट इज योर ऑर्बिटल। कि एक ऐसा रीजन या एक ऐसा वॉल्यूम जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नियरली 90% हो जाए, दैट उसको क्या नाम दे दो स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल का उसको नाम दे दो। वाओ। तो स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये किस तरीके की शेप मिली मेरे को, स्फेरिकल शेप। तो इस तरीके से बच्चे कहीं पे सपोज इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी इस शेप में ज्यादा है ना। और तो भाई अब मैं क्या बोलूंगी, मैंने कहा इसको डार्क कर दो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना लो, ये एक अलग टाइप की ऑर्बिटल बन गई, है ना। तो भाई इसी तरीके से ना मुझे डिफरेंट डिफरेंट शेप की, डिफरेंट डिफरेंट साइज की ऑर्बिटल मिली, जिसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चे अब कैसे समझना है, आप ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ना पाउडर बना लो, उसको ऐसे 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 पीस दो, है ना। पीस के जो क्रश्ड अमाउंट है, मैंने कहा उसे उठा के ना जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, भाई वहां पे ना उसको क्या कर दो, उसको ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर दो। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, जहां ज्यादा है, और जहां कम है वहां पे थोड़ा थोड़ा रखो, वहां पे थोड़ा थोड़ा रखो। समझ में आए। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको यहाँ समझाया यही ये डायग्राम है। बच्चे अब ऐसे समझो कि इसको, इस इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे कोई बादल होता है ना, कहीं पे बादल ज्यादा डेंस होता है, कहीं पे नहीं होता। तो इसी तरीके से आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई, यहाँ पे ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है पाए जाने की, लेकिन फिर थोड़ी कम, मतलब इस एरिया में ज्यादा है, लेकिन फिर देखोगे एक दो एक दो एक दो ऐसे बहुत कम स्प्रिंकल्ड है। समझ में आई। तो भाई मैंने फिर इसी ऑर्बिटल को एक ऐसे गोला बना लिया, यही क्या है मेरा बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और इसी को मैंने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल, क्योंकि इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी नियरली 90% है। तो बच्चे आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ चलो भाई, अभी एक बात आपको और बताती हूँ, कुछ एनसीईआरटी की लाइंस हैं, उसमें ना स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है। देखो कुछ लाइंस हैं, आप ये पढ़ लेना, ये समझिए क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। भाई आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट आराम से समझ में आ जाएगा, और अब तो आपको फिफ्थ पॉइंट भी आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाऊंगी फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट सुनो, ये बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आगे देखो, whenever an electron is described by a wave function we say that the electron occupies that orbital। बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, वेव फंक्शन के पास। हाँ बच्चे एक बात का ध्यान रखना कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, उसके ना बहुत सारे वेव फंक्शंस हो सकते हैं, xi1 xi2 xi3, बट वो किसी एक वेव फंक्शन को ही उसका, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन रखेगा कोई एक ही वेव फंक्शन रखेगा। जैसे सपोज मैं आपको बताऊं कि कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये ऑर्बिटल्स में है, 1s 2s 2p, इनमें इलेक्ट्रॉन आके बैठा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होगा xi1s, इसके xi2s, इसके xi2p। तो ये जो पर्टिकुलर वेव फंक्शन है ना, तो भाई इस 1s के इलेक्ट्रॉन का जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये
उसी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन देता है। तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन 1s में बैठा है, तो 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन कौन है, xi 1s। तो किसी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन की कोई इंफॉर्मेशन, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल वेव फंक्शन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जिस ऑर्बिटल में वो बैठा है उसी का वेव फंक्शन डिस्क्राइब करेगा। इस पॉइंट को देखो, ये क्या बोला है मैंने, समझो। Since many such wave function are possible for an electron, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन पॉसिबल है। इसको ऐसे ऐसे समझेंगे कि भाई आप एक, सपोज आप स्टूडेंट हो, अब आप स्टूडेंट ही हो, आपके स्कूल में मल्टीपल क्लासेस है, आप कहीं भी जाके बैठ सकते हो, लेकिन बैठोगे तो कहीं एक ही जगह। तो आप क्या हो, फिलहाल मान लो इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो जो मल्टीपल क्लासरूम्स है वो क्या है, वेव फंक्शन। तो है तो वो आपके कोई से भी, लेकिन आपका कोई एक पर्टिकुलर होगा। यही बोल रहे हैं, देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम। इसी तरीके से, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल को उसका वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है, इलेक्ट्रॉन को वेव फंक्शन डिस्क्राइब करता है। तो क्योंकि मल्टीपल वेव फंक्शन है, तो ऑर्बिटल इसी वजह से एक एटम के अंदर बहुत सारी होती है, बहुत सारी, ठीक है। हाँ, these one electron orbital wave function or orbitals form the basis of the electronic structure of atoms, ठीक है। In each orbital the electron has a definite energy, हर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड डेफिनेट एनर्जी है। एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चे दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठ सकते। ध्यान से सुन लो कि कोई ऑर्बिटल है, इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। ये सब अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, an orbital cannot contain more than 2 electrons. In a multi-electron atom, the electrons are filled in various orbitals in the order of increasing energy. जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें उनको कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इंक्रीजिंग एनर्जी, ऑर्बिटल की इंक्रीजिंग एनर्जी। अभी ये भी आगे आएगा, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। For each electron of a multi-electron atom, there shall therefore be an orbital wave function characteristics of the orbital it occupies. Yes, ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, मैंने कहा जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो भाई एक इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका वेव फंक्शन है वो कैसे डिस्क्राइब करेगा, कौन सा, जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बहुत सारे वेव फंक्शन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन सा वेव फंक्शन डिस्क्राइब करेगा, तो कौन सा वेव फंक्शन डिस्क्राइब करेगा, जिस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन बैठा है उस ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वही उस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन रखेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा। ये लाइन कहता है, ये जो गंदी सी लाइन लिखी है ना एक डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में, इसका मतलब ये है, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ इन एन एटम आर स्टोर्ड इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ Xi। द प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये आपको समझ में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो मैंने आपको सारी बात बताई है, ठीक है। आई होप ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि मैम ये हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, हमारे ना टीचर ने समझाया ना किसी ने, तो भाई ये मैंने इसलिए जानबूझ के ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है स्टूडेंट। चलो तो भाई आज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं, पढ़ लेना प्लीज।